विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। तो अगर सरकार चाहती है कि अगर उद्योग नहीं लगे तो फिर पैकेज क्यों इंस्टीट्यूट देने की जरूरत क्या है? क्यों आमंत्रित करने का है? क्योंकि इंडस्ट्री में थोड़ी जान होती है। बिजली की दरें, हमारे जो आजू बाजू के फेरोअलॉय, स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आज बुरे हालत में है। फाउंड्री इंडस्ट्री बुरे हालत में है। सरकार ने सोचना चाहिए कि जिस तरह महाजनकों में जो भी काम होता है इतने ऊंचे दरों पे किया जाता है, इतने भ्रष्टाचार लिप्त में किया जाता है कि उस पर एक समिति बनाई जाए अच्छे। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रूंगटा, काफी उद्योग संगठन से संबंधित न्यूज फर्स्ट चैनल पर नमस्कार। हम बात कर रहे थे औद्योगिक विकास की ओर। मैंने कई संस्करणों में अपने कहा है कि किस तरह से विदर्भ के विकास के साथ महाराष्ट्र का विकास हो सकता है, और अब विदर्भ की तरफ हर एक लोग लालायित है, क्योंकि विदर्भ में जो मिनरल्स है इतने पैमाने पर है कि हम इस विदर्भ का विकास 50 वर्षों तक अपेक्षित विकास कर सकते हैं। जिस तरह से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, उससे ज़्यादा जीडीपी विदर्भ की बढ़ के महाराष्ट्र को, भारत सरकार को दे सकते हैं। आज विदर्भ में सिर्फ 2 वर्षों के अंतर्गत ही जो आयरन ओर का एक्सप्लोरेशन लॉयड मेटल के द्वारा किया गया, इसके लिए राजेश गुप्ता और बी प्रभाकरन को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने कई वर्षों की वो माइंस को आज साकार रूप दिया है। उसके ऊपर से सब हमारे नेताओं का भी ध्यान आकर्षित हुआ है कि इतना अच्छा वर्ल्ड ग्रेड का जो आयरन ओर है वो बड़े उद्योगों को आकर्षित कर रहा है, और उसके लिए सरकार ने भी नई नई पॉलिसी बनाने के लिए आगे आकर सहयोग उठाया है। हमारे नए आए हुए महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उद्योग डॉक्टर अन्नबालकरन, उन्होंने ये चाहा है कि किस तरह से ऐसी पैकेज स्कीम बनाई जाए जिससे हम छोटे से छोटे उद्योग को साथ साथ में बड़े मेगा इंडस्ट्रीज को हम इन्वाइट कर सकें। आज यहाँ पर उद्योग को आकर्षित करने के लिए हमारे पास माइन है, टूरिज्म है, लॉजिस्टिक है, साथ साथ में टेक्सटाइल है, कृषि आधारित उद्योग है। इस सबको अगर हम विकसित करते हैं तो देखिए विदर्भ किस तरफ आगे जा सकता है। और जिस तरह से महाराष्ट्र ने सोचा है कि $5 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन का शेयर महाराष्ट्र से हो, तो हम सोचते हैं कि 1 ट्रिलियन में से अधिकांश सहयोग विदर्भ के द्वारा मिल सकता है। गडकरी ने तो खुद मंशा प्रकट की है कि मुंबई के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाला जिला बनेगा तो गढ़चिरौली बनेगा। तो हमारे बोलने पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि 10,000 एकड़ जमीन एमआईडी स्थिरता से ग्रहण करनी चाहिए। आज हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि चंद्रपुर में एक तरफ तो माइंस है और दूसरी तरफ जंगल है, उसी तरह गढ़चिरौली में एक तरफ आदिवासी है, दूसरी तरफ जंगल है, माइंस है। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें झुड़पी जंगल आसानी से सरकार ग्रहण कर सके, और उसके बाद उस अधिग्रहण के बाद सरकार के पास जमीनें आ जाती है और बहुत सारे उद्योग आ सकते हैं। JSW के सज्जन जिंदल जी हैं और बाकी कई उद्योजक यहाँ पर आना चाहते हैं, और उसके लिए स्टील इंडस्ट्री के साथ बड़े बड़े उद्योग सकते हैं। कोल गैसिफिकेशन के प्लांट तो 3 भद्रावती में आ ही रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी सबसे बड़ी समस्या जा रही है भूमि अधिग्रहण करने की। एक तरफ तो एमआईडीसी ने कई वर्षों तक वहाँ पे काम नहीं किया, वहाँ पर किसान अब फिर से अपना भूमि पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक रास्ता निकालना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो प्रोजेक्ट शुरू हो सके। आज न्यू इरा क्लीन एनर्जी को 2 साल से अधिक लिए हुए जमीन हो गया है, 1500 से एकड़ से ज्यादा जमीन ली है। उसी तरह गेटा एनर्जी पावर ने भी जमीन ली है, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या आ जा रही है कि काम करते हैं तो वहाँ के भूमि पर जिनकी भूमि गई है, साथ साथ में वहाँ के नेता सक्रिय हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से यहाँ का उद्योजक काम करे, किस तरह से यहाँ पर स्थिति बने कि हम अच्छे अच्छे उद्योगों को आकर्षित कर सके। आज एमपी में देखते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर यादव जी हर जगह जाकर इनवाइट कर रहे हैं। नागपुर में आकर कई एसोसिएशन में उनके लोग मिले और उन्होंने कहा कि हम सिवनी सौसर में बहुत सस्ती जगह देते हैं, बाकी एमपी में देते हैं। क्यों नहीं महाराष्ट्र इस तरह का कदम उठाता है? क्योंकि हमारे विदर्भ में बहुत सारी जमीन चंद्रपुर गढ़ छोड़कर है जो वहाँ पर हम उद्योगों को आमंत्रित कर सकते हैं। हमें
देवेंद्र फडणवीस जी पर पूरा भरोसा है, गडकरी जी पर पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में जमीनें ली जाए और जमीनें लोगों को देकर वहाँ पर उद्योग लगाए जाए, जमीनें भी लोगों को सस्ती मिले। आज जो जमीन के भाव हो रहे हैं, अगर एमआईडीसी वो जमीन उस रेट पे देती है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ब्रोकर लोग हैं जो जमीन को बहुत महंगा कर देते हैं। अभी चंद्रपुर और अकोला की जो ऑफिस का ये किया गया ऐलान, उसके बाद भी ऑफिस चंद्रपुर में चालू नहीं हुई है। उसके लिए एमआईडीसी ने चाहिए कि शीघ्रता से वहाँ पर एमआईडीसी की ऑफिस, रीजनल ऑफिस चालू की जाए, जिससे कि वहाँ पर काम हो सके, वहाँ पे लोगों को सुगमता से अपने जो है पेपर सबमिट कर सके और जगह उपलब्ध हो सके। आज जगह लेना भी बहुत एक टेढ़ी खीर का काम हो गया है, क्योंकि इतनी आसानी से जमीन नहीं मिलती। जमीन के लिए उन्होंने ऑप्शन में कुछ टेंडर में कुछ प्लॉट मांगे, लेकिन किस तरह से जमीन मिलेगी, क्या होगा, अभी तक उसका पता नहीं है। और जो बैंक हमारे इधर बहुत उदासीन है। सरकार ने बहुत सारी स्कीम जाहिर की है, निर्मला सीतारमन जी ने भी बजट में बहुत सारी स्कीम दी है, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि हमारे जो यहाँ की बैंक है विदर्भ के, क्या सही तौर पे वे देते हैं। जो क्रेडिट गारंटी स्कीम में, जिसके अंतर्गत कोलेटरल फ्री 5 करोड़ तक देना था, जो 10 करोड़ की उसमें लिमिट दी गई है, अभी तक देखा गया है कि उसके अंतर्गत मुश्किल से 100 केस में भी पूरे विदर्भ में उस लोन के अंतर्गत कर्ज दिए गए हैं। यहाँ पे ज़्यादा इंसिस्ट रहता है कि 25% मार्जिन के ऊपर आप अपना कैपिटल लाओ और 30% के ऊपर अपना कोलेटरल दो। इतना देने के बाद उद्योजक कहाँ से सब अरेंज करेगा और कहाँ से उद्योग लगाएगा और कहाँ से उसका पैसा आएगा। जब उद्योग शुरू करता है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है लिक्विडिटी, और वो लिक्विडिटी के कारण फंस जाता है। ऐसे समय में चाहिए कि बैंकों ने उदारता के साथ उनके साथ इक्विटी देनी चाहिए, साथ साथ में लोन देना चाहिए। अब इतने बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा कि हमारे माइंड पे जरूर हमारे बड़े बड़े उद्योजक देश के आ रहे हैं, बाहर के उद्योजक भी आने को लालायित है, लेकिन उन उद्योजकों को चाहिए कि जो यहाँ के युवा है, जो शिक्षा और अपने रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, मुंबई, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, उनको रोकने के लिए, यहाँ का जो मिनरल है यहीं के लोगों में यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए लालायित करने के लिए, जो भी उनके पूरक उद्योग होते हैं उसमें बड़े उद्योग अपनी इक्विटी लगाकर वहाँ पे लोगों को अपने साझा करके टेक्नोलॉजी देकर वहाँ पर लोकल इंडस्ट्री लगाए। 50% उद्योग यहाँ के स्थानीय लोगों के लगे, जिससे कि बड़े उद्योग उनके सहायक बनकर उनको आसानी से काम देंगे और वो उद्योग भी फले फूलेंगे और यहाँ का विकास भी होगा। अभी जो योजनाओं में काफ़ी तरह से सरकार ने बहुत सारे सुझाव मांगे हैं, तो उस सुझाव में हम चाहते हैं कि पहला सुझाव ये होगा कि जिस भाग में आज तक कोई उद्योग नहीं आया, उस जगह सरकार ने कैश इंसेंटिव देना चाहिए, लॉजिस्टिक एडवांटेज देना, जैसे उस प्रदेश का विकास हो सकता है, उस तालुका का विकास हो सकता है। विदर्भ में 50% से तालुका है जहाँ पर एमआईडीसी होते हुए भी एक भी उद्योग नहीं आया है। उसके जो अच्छे शिक्षित उद्योजक है, जो वहाँ के लोग हैं, वो सब बाहर जाके उद्योग लगा रहे हैं या बाहर जाके नौकरियां कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने ये चाहिए कि ऐसे कहाँ पर समतुल्य नियोजन हो सके, उस तरह का नियोजन करते हुए वहाँ पर काम करना चाहिए। उसी तरह जिस तरह से ग्रेप पॉलिसी है, उसी तरह चावल पे आधारित उद्योग के लिए अलग से पैकेज स्कीम उनके लिए देना चाहिए, सोयाबीन के लिए अलग से देना चाहिए और कॉटन के लिए अलग से देना चाहिए। अगर उनके लिए अलग अलग नीतियाँ बनेगी, अलग अलग तरह के लोगों का ये प्रोत्साहन के लिए उद्योग को काम किए जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा उद्योग यहाँ पर लगेंगे। सबसे बड़ी समस्या आती है बिजली के दरों की। एक तरफ एमईआरसी में सरकार प्रपोजल रख रही है कि हम 2 अप्रैल 2025 से 3 साल के लिए यहाँ पर हम इस तरह के दर करना चाहते हैं जिससे कि उद्योग न आ पाए, क्योंकि उनकी जो आज जो दर हो जाएगी, बिजली की दर इतनी महंगी हो जाएगी कि एलटी उद्योग लग नहीं सकते। तो अगर सरकार चाहती है कि अगर उद्योग नहीं लगे तो फिर पैकेज क्यों इंसेंटिव देने की जरूरत क्या है, क्यों आमंत्रित करने का है? क्योंकि इंडस्ट्री में थोड़ी जान होती है। बिजली की दरें हमारे जो आजू बाजू के जो यहाँ पर राज्य हैं वहाँ पर बिजली बहुत सस्ती है। आज सोलार में बिजली इतनी सस्ती है, कैप्टिव पावर प्लांट की बिजली बहुत सस्ती है। अगर एलटी उद्योजक अगर इंडस्ट्री लगाता सरकार के भरोसे, अगर उसको 10-11 रुपए के ऊपर प्रति यूनिट की बिजली मिलेगी, वो टिक नहीं सकता। फेरो अलॉय, स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आज बुरे हालत में है।
फाउंड्री इंडस्ट्री बुरे हालत में है। सरकार ने सोचना चाहिए कि क्रॉस सब्सिडी का बटन उद्योजक में क्यों डाला जाए। जहां चोरियां होती है उसका भार उद्योजक क्यों सहन करे। उसके लिए एक ऐसी नियोजन समिति बननी चाहिए कि सरकार को बिजली के दर कम करके उद्योजकों को दिया जाए, जिससे कि लघु उद्योग टिक सके, प्रतिस्पर्धा में आगे जा सके। आज विदर्भ में देखते हैं कि लघु उद्योजक मध्यम श्रेणी के उद्योजक है नहीं, जो है वो बुरी तरह स्थिति में आ रहे हैं। फेरोलॉय के प्लांट बंद हो रहे हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज की बहुत बुरी हालत है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने चाहिए कि उसकी स्टडी की जाए, उसमें ऐसा मार्ग निकाला जाए कि क्रॉस सब्सिडी का बर्डन उद्योग न पड़ते हुए सरकार इसको वहन करे, या कई तरह इस तरह करे कि जहाँ पे जिस तरह महाजनकों में जो भी काम होता है इतने ऊंचे दरों पे किया जाता है, इतने भ्रष्टाचार लिप्त में किया जाता है कि उस पर समिति बनाई जाए, अच्छे लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि जो आज वो कारोबार हो रहा है उसकी वजह से जो रेट बढ़ रहे हैं वो रेट नहीं बढ़ पाए। ये बेचारा जो वितरण में जो बिजली ले रहा है उसको पता नहीं क्या क्या काम हो रहे हैं, कोल वास्तविक नाम से क्या काम हो रहा है, किस तरह से लोगों को बिजली महंगी मिल रही है। अगर इस तरह का दर सरकार की नीति रही तो लगता है कि आने वाले समय में सरकार कितना भी चाहे, कितना भी परिश्रम करे, कितनी भी नीति अच्छी बनाए, अगर बिजली की दरें महंगी मिलेगी तो किस तरह से उद्योजक आगे आएगा। इस पर सोच की बहुत जरूरत है। हर जिले से एक एक प्रतिनिधि लेकर सरकार ने ऐसी समिति बनानी चाहिए जिसमें वो सुझाव दे सके, सरकार के साथ बैठकर बिजली में किस तरह की जो धानियां होती वो बता सके, सरकार उस पर काम कर सके। तभी सही में देखा जाए तो देश में हम समझेंगे सुस्वराज आया है और सही तरीके से उद्योजक आगे बढ़ रहे हैं, उसका फायदा उद्योजक का होगा और उद्योजक वे भी सोचेगा कि मैं प्रतिस्पर्धा टिक सका हूँ। आज चाइना जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से स्टील उद्योग आज परेशान है, वो जो इतनी तरह से बुरी तरह से इंडिया में डंपिंग हो रही है, उसके कारण वो बहुत बुरी तरह से चपेट में आकर काफी नुकसान के चोट में आ गया है। अगर इस तरह का यहाँ पर डंपिंग होती रही, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में चाइना के सामने हम टिक नहीं सकते। वहाँ का धोरण सरकार का ये है कि हम किस तरह से सस्ता माल उद्योगों से बनाकर दूसरे देशों में बेच सके। अगर यहाँ पर हमारी सरकार चाहती है कि सिर्फ कुछ लोग ही पलप के बाकी लोग त्रस्त होके अगर ऐसा रहे तो किस तरह से यहाँ के उद्योग पनपेंगे, किस तरह से यहाँ के लोग खुशहाल होंगे। ऐसा देखा जाएगा कुछ साल में लोग यहाँ से दूसरे देशों में जाना शुरू कर देंगे। अभी बहुत लोग बाहर जा रहे हैं। हमारे जितने भी अच्छे लोग जो टैलेंटेड है वो पूरा पुल आज भारत छोड़ के बाकी दूसरे राष्ट्रों में जा रहा है। और वहाँ भी जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, राजनीति में हो चाहे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आज भारतीय लोग जाते जा रहे हैं और जो हमारा टैलेंट है वो देश में नहीं रहा। उसका मेन कारण यही है कि जो सत्ता पे चला जाता है वो सिर्फ कुछ लोगों का दिखता है, बाकी लोगों का देखा नहीं जाता, सिर्फ वोट के लिए देखा जाता है। सरकार को अगर उद्योग को बढ़ाना है, उद्योग को आगे ले जाना है तो सबको इन्वॉल्व करके ऐसी नीति बनानी चाहिए कि वहाँ पर बिजली की दर भी सस्ती मिले, नीतियाँ भी अच्छी हो और ईज ऑफ डूइंग में आसानी से काम हो। महाप्रवाहना का सिस्टम इतना अच्छा हो कि उसके अंतर्गत 1 महीने में उसको सभी परमिशन मिल जाए और जो इतनी AI टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें स्पीड से काम हो रहा है। अगर स्पीड से काम नहीं हुआ तो उद्योजक आगे जाके बढ़ नहीं पाएगा। जो GDP हम आज देश की 6.5-6-7% में सोच रहे हैं वो पीछे खिसकती हुई दिखेगी। लघु मध्यम श्रेणी जो बहुत बड़ा देश का मनोबल सेक्टर है, अगर उसको सहकार नहीं मिला तो वो सेक्टर कुछ ही दिनों का मेहमान रह जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री ये सब बातों को समझते हुए वो चाहेंगे कि बिजली की दरें कम करें, जो पैकेज स्कीम इंसेंटिव आ रहे हैं इतनी अच्छी लुभावनी आए कि ललायित होकर उद्योग लगाने के लिए उसमें आगे आकर उद्योग लगाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।